Yes, sir. We can हेलो। listen you. हाँ सर, आ रही है, स्टार्ट करिए। हाँ, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। नमस्कार सर। सबसे पहले तो मैं गवर्नमेंट कॉलेज सोनभद्रा के प्रिंसिपल साहब का और मेरे मित्र डॉक्टर विकास का विशेष आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे अवसर दिया आपसे बात करने का आज। और जो मुझे विषय दिया गया है वो है फाइनेंशियल प्लानिंग ड्यूरिंग कोविड-19 एंड पोंजी स्कीम्स। मित्रों, जैसा आप सभी जानते हैं कि कोविड-19 एक अकल्पनीय बीमारी है, एक अकल्पनीय इन्फेक्शन है जो शायद हमने किसी ने भी पूरे विश्व ने कहीं कल्पना नहीं की थी कि ऐसा होगा। लेकिन जिस तरह से और जितनी जल्दी और से इसने पूरे विश्व को हिला दिया है, पूरा विश्व आज सर्वाइवल मोड पे आ गया है। तो सबसे पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप अपना ध्यान रखिए। ये सबसे पहले है कि आप अपने सर्वाइवल का ध्यान रखिए। जो भी सोशल नॉर्म्स हैं, सोशल डिस्टेंसिंग है, सैनिटाइजेशन है, कृपया करके उसमें कोई कोताही नहीं बरतिए, क्योंकि सबसे पहले अगर जान है तो जहान है। ये पहली बात। दूसरी बात, नेक्स्ट जो मुझे कहा गया है फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में, मैं पहले डिस्क्लेमर दे दूं कि ये मेरी व्यक्तिगत राय है, ये मेरी एमफी की या सेबी की राय नहीं है, तो कृपया इस रूप में ही इसे लिया जाए। तो जहां तक फाइनेंशियल प्लानिंग की बात है इस कोविड-19 के समय में, ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम अगले 18 महीने के लिए, 1.5 साल के लिए जो हमारे घर के एक्सपेंसेज है उनका एक कंटिजेंसी फंड बनाएं। बाकी सब चीजें अलग है, सब चीजें बाद में है। कंटिजेंसी फंड क्या कितना होना चाहिए, हर व्यक्ति और हर परिवार के लिए अलग अलग मान्यता है। मेरे घर का खर्च हो सकता है 50,000 रुपया हो, आपके घर का खर्च 1 लाख रुपया हो, किसी का घर खर्च 20,000 रुपये में चलता हो। तो अपने घर खर्च की जो सीमित आपकी जो एक्सपेंसेज है, मिनिमम एक्सपेंसेज है, कृपया करके उसको 18 से मल्टीप्लाई करके वो एक इमरजेंसी फंड सबसे पहले आपके हाथ में होना चाहिए। वो चाहे आप कैश में रखिए, चाहे एसबी अकाउंट में रखिए, चाहे शॉर्ट टर्म फंड्स में रखिए, चाहे लिक्विड फंड में रखिए, लेकिन इतना पैसा आपके हाथ में जरूर होना चाहिए। ये सबसे पहले फाइनेंशियल प्लानिंग है। दूसरा फाइनेंशियल प्लानिंग, जैसे मेरे पूर्व के वक्ताओं ने भी कहा कि जो आपके इन्वेस्टमेंट्स हैं, अगर कोई बहुत आपकी आवश्यकता ना हो, कोई आपातकाल ना हो आपके लिए, तो कृपया करके उसको रिडम्पशन ना लें, उसको नहीं छेड़ें। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि सारे सेक्टर सिर्फ गोल्ड के अलावा, और सरप्राइजिंगली गोल्ड भी क्यों बढ़ रहा है, ये दुनिया में एक आश्चर्य की बात है। गोल्ड की कहीं डिमांड नहीं है, लेकिन कुछ अर्थशास्त्री कहते हैं कि अमेरिका में और यूरोप में क्योंकि ऑयल बहुत कम हो गया है और कोई वहां कोई एवेन्यू नहीं बची है, सिर्फ इस वजह से गोल्ड बढ़ रहा है, गोल्ड में लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, बड़ी बड़ी एंटिटीज इन्वेस्ट कर रही है। तो जहां तक हमारी जो भी आपके इन्वेस्टमेंट्स हैं उसे कृपया करके इंटैक्ट रखिए। ये एक अलग तरह का समय आया है। हो सकता है आपके इन्वेस्टमेंट अभी बहुत डाउन हो गए हों, लोग बहुत परेशान होते हों, लेकिन आप ये मान के चलिए कि ये एक तात्कालिक कारण है, ये तात्कालिक समय है, निकल जाएगा। तो आपको अगर बहुत आवश्यकता ना हो, कोई आपातकाल ना हो, तो कृपया करके कहीं भी आपने जहां इन्वेस्टमेंट कर रखा है उसको मत छेड़िए। तीसरा, अगर आपके पास एक्स्ट्रा सरप्लस मनी है इमरजेंसी फंड के बाद, तो उससे हार्डकोर इक्विटी में एक कैटेगरी की कंपनी की जो इक्विटी फंड्स है म्यूचुअल फंड में, ये मेरी व्यक्तिगत राय है, उसमें आप डालिए, क्योंकि वो अभी बहुत डाउन है, 30 से 35% तक वो डाउन हुए हैं। और ये निश्चित मानिए कि ये बहुत जल्दी बदलाव आएगा, 1-1.5 साल का। तो अगर आपका होराइजन 3 से 5 साल का है, ये मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अगर आपको जो पैसा 3 से 5 साल के लिए नहीं चाहिए, उस पैसे को आप हार्डकोर लार्ज कैप में डालिए। निश्चित तौर पर अगर सब कुछ ठीक रहा, या अगर ऐसी ही कोई बीमारी दोबारा नहीं आई जिसकी कोई भी गारंटी नहीं दे सकता, तो 3-5 साल के होराइजन में आपको ये अच्छा रिटर्न देगा। और विशेष तौर पर अगर आप इन्वेस्ट अभी करते हैं जबकि मार्केट इंडाइसेस 30% 35% डाउन है, और तो जब ये रिकवर करेगा तो आपको अच्छा रिटर्न देगा, ये मेरी अपनी व्यक्तिगत मान्यता है। तो कृपया करके अगर आपके पास सरप्लस मनी है तो उसमें डालिए। लेकिन फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूं, इमरजेंसी फंड को पहले रखिए। अगर आपके अगले 1 साल 2 साल में कोई आपके
सोशल ओब्लिगेशन है, बेटे की शादी करनी है, बेटी की शादी करनी है, कोई आपके बेटे को बाहर भेजना है, और कोई जो कमिटमेंट है जो डेफर नहीं हो सकते, उसका पैसा अलग कर दीजिए। वो पैसा अभी इन्वेस्ट मत कीजिए, वो भी शॉर्ट टर्म फंड में ही डालिए। इसके बाद अगर आप और कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि अगले अगले 2-3 सालों में ना रियल एस्टेट बनने वाला है, ना कोई और स्कीम चलने वाली है, ना सिक्योरिटी मार्केट चलने वाला है, तो कम से कम आपके जहान में ये बात बड़ी क्लियर होनी चाहिए कि आपका पैसा आपके हाथ में रहे। हाँ, जो सरप्लस पैसा अगर आपके पास है तो उससे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं सिक्योरिटी मार्केट में, और उसके लिए भी म्यूचुअल फंड एक प्रिफर्ड हमारे पास ऑप्शन होता है, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम पैसा कहाँ डालें, कि किस कंपनी के शेयर खरीदें। इसलिए बेहतर ये है लार्ज कैप के अच्छे जो फंड्स हैं, जिन्होंने कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म किया है इस पीरियड के अलावा, उसमें आप 3 से 5 साल के लिए पैसा डाल सकते हैं। अब मेरा जो लास्ट मुझे टॉपिक दिया गया है वो पोंजी स्कीम्स का है। ये बड़ी विचित्र स्थिति है, और फाइनेंशियल हिस्ट्री हमारे दुनिया की ये कहती है कि जब जब अर्थव्यवस्था में भूचाल आया है, तब तक चीजें बहुत डाउन रही है, किसी भी कारण से रही है, तो एक और तबका हमारे समाज में निकल के आ जाता है, देश में निकल के आ जाता है, जो लोगों को लालच देता है। लालच क्या देता है? हाई रिटर्न का। और ये हमारी बदकिस्मती है कि कुछ पढ़े लिखे लोग भी, जिनको मैं पढ़े लिखे अगर कड़वी भाषा में बोलूं तो पढ़े लिखे मूर्ख हैं, कि वो भी अपना पैसा इस हाई रिटर्न के लालच में लगा देते हैं। एक मोटा हमारे देश में अनुमान है कि अब तक लगभग 10 लाख करोड़ रुपया हमारे देश में इन पोंजी स्कीम, पिरामिड स्कीम, मल्टीलेयर स्कीम, अनरेगुलेटेड फाइनेंशियल स्कीम्स इनमें डूब गया है। और किसका डूबा है? ज्यादातर 90% पैसा गरीब लोगों का डूबा है। क्यों? उसका कारण है, एक पोंजी स्कीम्स में जो है ये जो फंड मोबिलाइजेशन की जो अनरेगुलेटेड स्कीम होती है, इनमें क्या दिया जाता है? लालच दिया जाता है। लेकिन ये कैसे चलती है? अगर मैं आपको लालच दूं, मैं आपको 15% दूंगा, आप मेरी बात सुनेंगे और उसको साइड में कर देंगे, कोई मेरी बात पे तवज्जो नहीं देंगे। लेकिन अगर आपके ही परिवार का कोई, आपका समझी, आपका निकट समझी, आपका कोई परम मित्र, आपके कोई यार दोस्त, आपके साथ काम करने वाले लोग आपको कहते हैं कि सर ये स्कीम बहुत अच्छी आई है, इसमें लगा दीजिए, मैंने भी लगाया है, या वो एजेंट है, कई बार एजेंट होते हुए वो डिक्लेयर नहीं करते कि मैं एजेंट हूं, ऐसा हुआ है, मैं आपको एग्जाम्पल बाद में दूंगा, तो वो लोग आप उनके कहने में आते हैं। हम जितना भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हैं इंडियंस, पर्टिकुलरली इंडियंस, वो हमारे यार दोस्तों की, भाई बंधुओं की, परिवार वालों की, परिचितों के सलाह पर लेते हैं। आप कभी नहीं सोचते कि वो जो स्कीम है वो मेरे लिए भी फायदेमंद नहीं है या नहीं है, उसमें रिस्क फैक्टर क्या है, कितना रिस्क फैक्टर है। तो कृपया करके, मुझे जो एक डर लग रहा है वो ये है कि जो ही कोविड की फेजेज, ये कोविड का इम्पैक्ट कम होगा, तब हमारे देश में महंगाई बढ़ेगी। जैसा आपने देखा होगा, अभी कल ही कि राज्य सरकारों ने पेट्रोल पे सेस लगा दिया है, शराब पे बहुत सेस लगा दिया है, आगे और टैक्सेज बढ़ेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट को रेवेन्यू चाहिए, गवर्नमेंट कहां से पैसा लाएगी। बैंक्स के इंटरेस्ट रेट कम हो रहे हैं, अभी 6% है, हो सकता है कल 5 हो जाए, कल 4 हो जाए। और दूसरी बात, बैंक के जो इंटरेस्ट रेट्स में जो हमारी अर्निंग होती है, वो एक बियॉन्ड लिमिट 10,000 के बाद वो टैक्सेबल है। तो एक तो वो टैक्सेबल है, दूसरा वो इंफ्लेशन कवर नहीं करती है, तो एक बैंक वाला पोर्शन अलग हो गया। तो इस सारी वजह से एक ऐसी अभी स्कैमस्टर्स हमारे देश में, हमारे समाज में निकल के आ जाएंगे, जिसकी बहुत बड़ी संभावना है, जो आपको हाई रिटर्न का, उसके साथ और इंसेंटिव का लालच देंगे। और वो कैसे देंगे? वो अपने लोकल एजेंट बनाएंगे, जो आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, आपके परिचित हो सकते हैं, आपके मित्र हो सकते हैं। ऐसे बहुत से लोगों को मैं जानता हूं, हजारों लोगों को, जिन्होंने पैसा ऐसी फंड्स में, ऐसी स्कीम्स में लगाया, कंपनी ने डिफरेंट स्कीम्स बनाई, और जो उन्होंने यूनिक जो चीज की वही कि जो गांव के, कस्बों के जो बेरोजगार लोग थे, उनको अपना एजेंट बनाया। एजेंट का काम बड़ा उन्होंने सिंपल दिया, 8-10 स्कीम उनको दे दी कि भैया ये स्कीम जाके बेचिए और आप पैसा डेली पैसा वो इकट्ठा करते थे। अब और ये उनका यूनिक मॉडल था कि वो जो डिपोजिटर के घर पे जाते थे, उनकी दुकान पे जाते थे पैसा इकट्ठा करने, और मिनिमम 5 रुपए तक उन्होंने इकट्ठा किया।
एजेंट पैसा इकट्ठा करेगा। अब एजेंट को पैसा क्यों देंगे कि एजेंट लोकल था, किसी का रिश्तेदार था, किसी का भाई था, किसी का परिचित था, किसी का परिवार वाला था, जानकार था, इसलिए उसको पैसा देते थे लोग। वो पैसा इकट्ठा करता था, कंपनी में जमा कराता था। सपोज कीजिए कंपनी ने 1,000, वो एजेंट ने एक दिन में 1,000 रुपये इकट्ठा किया, वो कंपनी में जाएगा, 1,000 जमा कराएगा, लिस्ट देगा, इनसे पैसा लिया, अगले काउंटर पे वो स्टैंप दिखाएगा जो उसने 1,000 जमा कराया, और 300 रुपया 30% हार्ड कमीशन लेके घर चला जाएगा। एजेंट, कुछ एजेंट जो मेरे संपर्क में आए थे, उन लोगों ने 15 से 20 करोड़ रुपए कमाए। ये बात इसलिए आपको बता रहा हूं। और एजेंट ने किसको धोखा दिया? अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को, अपने परिवार वालों को, अपने जानकारों को। हट, चीजें बढ़ती गई और ये चीजें इतनी बढ़ गई, सेबी उसके खिलाफ लड़ता रहा, लेकिन कोर्ट कचहरियां चलती रही। और 20 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी 2016 में डिसीजन दिया कि कंपनी का जो फंड मोबिलाइजेशन है ये गलत है, इसे बंद किया जाए और इसके पैसा जो इसकी जो प्रॉपर्टी जो बेची जाए और लोगों को इनका पैसा वापस किया जाए। मैं आपको सिर्फ फिगर बताना चाहता हूँ और ये चाहता हूं कि आप इस फिगर्स को ध्यान सुने। जब टोटल कंपनी का फंड मोबिलाइजेशन था वो था 54,000 करोड़ रुपया, 54,000 करोड़। और कितने लोगों से पैसा इकट्ठा किया था? 5 करोड़ 14 लाख लोगों से उन्होंने पैसा इकट्ठा किया था। और 5 करोड़ 14 लाख में से 5 करोड़ लोग गरीब थे, जिन्होंने 5-5 रुपए, 10-10 रुपए, 15-15 रुपए इकट्ठा करके उनको दिया था। किस लिए? मेरी बेटी की शादी करनी है, छोटा सा झोपड़ा बना लूंगा, एक कमरे का घर बना लूंगा, दुकान थोड़ी छोटी सी है, थोड़ा उसका बड़ा कर लूंगा। ये पैसा 54,000 करोड़ प्रिंसिपल था। जब सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि इसको बंद किया जाए, तो इस कंपनी की लाइबिलिटी 54,000 करोड़ थी और टोटल रीपे जो कंपनी को पेमेंट करने थे वो थे 89,000 करोड़, 90,000 करोड़। ये हमारे देश का सबसे बड़ा पूंजी फ्रॉड था। और इसमें बर्बाद कौन हुए? मेरे गरीब भाई बंद, कुछ समझदार भी हो गए। तो मैं आपको आगाह, फिर अब सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बना दी, कमेटी ने कार्रवाई की। अभी तक 16 से लेके 20 4 साल में कमेटी, जबकि कमेटी इज हेडेड बाय द फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जस्टिस आर एम लोढ़ा, उनको पूरा अधिकार सुप्रीम कोर्ट ने दिया, पाबंद कर दिया कि इस कमेटी में कोई दखल नहीं करेगा। लेकिन सब के बावजूद भी आज कंपनी, आपको कमेटी अपनी मेहनत, सेबी का पूरा सेक्रेटरियल सपोर्ट सेबी कर रहा है, कंपनी, वो कमेटी सिर्फ 4,000 करोड़ रुपए इकट्ठा कर पाई है। 90,000 करोड़ की देनदारियां हैं, 4,000 करोड़ रुपए इकट्ठा हुआ है। अब आप खुद समझ सकते हैं इतना पैसा किसको, कितना पैसा कब मिलेगा। मैंने एग्जांपल इसलिए दिया कि मैं आपको आगाह करना चाहता हूं कि ना सिर्फ ये बात आप तक रहे, आपका परिवार में, समाज में, यार दोस्तों में, अपने सामाजिक जो आपके कनेक्शन है उसमें ये बात फैला दीजिए कि अगले आने वाला टाइम बहुत टफ है। अपने पैसे को, और कई लोग इस पैसे को लूटने के लिए सड़कों पर, समाज में नई नई स्कीमें लेकर, बड़ी लुभावनी चीजें लेकर आपके सामने आएंगे। कृपया करके, ये आपका भी दायित्व है, मेरा भी सामाजिक दायित्व है, और मैं इसी मूड में चाहता हूँ अगले 1 साल हम इसी रूप में काम करें। कृपया करके अपना हार्ड अर्न मनी गलत जगह ना लगाएं। ये इतना ही मेरा आपसे, अगर समय की बाध्यता है, अदरवाइज अगर 1-2 घंटे मिलते तो हम विस्तार से बात करते। मैं पुणे विकास जी का, प्रिंसिपल साहब प्रमोद कुमार जी का, कॉलेज का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने मुझे ये अवसर दिया आपसे बात करने का। और भविष्य में मैं चाहता हूं विकास जी और जो उनकी मित्र मंडली, बहुत उनका व्यापक संपर्क है शिक्षा क्षेत्र में, वो इसको और बात को आगे बढ़ाएं, हम आगे और बात करते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अमित जी, आप कंक्लूड करिए सेशन को। डॉक्टर साहब कब किसका प्रेजेंटेशन है, कोई लिस्ट है? हाँ, लिस्ट है। अमित जी कंक्लूड करें। Okay, I'm giving vote of thanks. Good evening to all of you. It is a great honor and privilege to propose the vote of thanks on this occasion. First and foremost, I thank our keynote speakers, Shri Suryakant Sharma ji and Shri Lalit Sharma ji, who have given their precious time, guidance, and directions to our participants.
I am also grateful to Dr. Pramod Kumar, who is Principal Government PG College, Obra, for his willingness and enthusiasm for organizing this webinar. My heartfelt thanks to Dr. Vikas Kumar, Assistant Professor in the Department of Commerce, Government PG College, Obra, Sonbhadra, and organizing secretary of this seminar. I also thank to all the distinguished remained with us and motivate us. Last but not the least, I would also like to thank technical members, media people, and all the members who made this technical session successful. Now I'm winding up this technical session.